नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। एटीएस के एक पूर्व अधिकारी का सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मालेगांव ब्लास्ट के समय उनके ऊपर दबाव डाला गया था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भार्गव का नाम भी शामिल किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें इसकी सजा भी मिली थी। आपको बता दें कि 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 लोग इसमें घायल हुए थे। 17 साल बाद इस केस से जुड़ा हुआ फैसला सामने आया, जिसमें 17 लोगों को बरी कर दिया गया, लेकिन ठीक उसके अगले दिन इस तरह का सनसनीखेज बयान सामने आया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी का नाम भी अब इस मामले में आ रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी को भी इस साजिश में शामिल किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से अब इस सनसनीखेज खुलासे के बाद जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हाथों में थामे ये पोस्टर हिंदू संगठन के ये लोग जब सड़कों पर उतरे तो उनकी आंखों में सुकून था, दिल में जीत का एहसास था और कदम थिरक रहे थे। दरअसल ये सारा नजारा उस वक्त का है जब गुरुवार को मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। 17 साल पुराने महाराष्ट्र के जिस मालेगांव बम विस्फोट मामले को भगवा आतंकवाद का नाम देने की कोशिश की गई, एनआईए कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। 17 सालों में सरकारें बदली, वक्त बदला, लेकिन नहीं बदला तो मालेगांव के आरोपियों और उनके चाहने वालों का दर्द। 17 साल की पीड़ा कहीं ना कहीं उनके इस जश्न में दिखाई दी, जो इतने सालों से बस महज एक राजनीतिक शिकार थी। बीजेपी नेता उमा भारती भी खुशी के इस पल में वो पुराने दिन याद करके अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी। साध्वी प्रज्ञा के साथ पुलिस हिरासत में क्या हुआ, उसे याद करते हुए उमा भारती बिलख उठी। उन्होंने कहा कि साध्वी के साथ ज्यादती हुई और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा गया। वहीं जब साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट में दोष मुक्त होने के बाद मीडिया के सामने आई तो उन्होंने देश के लिए मर मिटने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरा केस कांग्रेस की साजिश थी। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता, और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई, विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो होगा है। ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता, और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। 17 साल बाद मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में जिन 7 आरोपियों को बरी किया है, उसमें किसका किसका नाम शामिल है, ये भी जान लेते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी। मालेगांव ब्लास्ट केस में ये सभी आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे थे, लेकिन जब गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया तो उसके बाद इस ब्लास्ट केस से जुड़े अधिकारी और गवाहों के बयान सामने आए, जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया।
मालेगांव ब्लास्ट केस के जांच अधिकारी और गवाहों के मुताबिक उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार हिंदुत्व की राजनीति को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उन पर योगी आदित्यनाथ और आरएसएस का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। महाराष्ट्र एटीएस के ही एक पूर्व इंस्पेक्टर के मुताबिक मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, जबकि मालेगांव ब्लास्ट की चार्जशीट में मोहन भागवत का नाम तक नहीं था और उनका इस बम धमाके से दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था। मगर महाराष्ट्र एटीएस को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर जिस तपास शब्द का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब जांच होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 2008 में जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो उसी केस की जांच के लिए एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर को हर जरूरी चीजें दी गई थीं और इसी जांच में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए, जबकि महबूब मुजावर के मुताबिक ये गलत था क्योंकि मोहन भागवत का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था। और जब महबूब मुजावर ने इस आदेश का विरोध किया और इसे मानने से इनकार कर दिया तो महबूब मुजावर के ऊपर ही फर्जी केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे ही करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए और वहाँ पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस को भगवा आतंकवाद का नाम देने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कई हथकंडे अपनाए। पूर्व एटीएस अधिकारी और गवाहों के बयानों के मुताबिक देश के भीतर मुखर होती भगवा राजनीति से कांग्रेस इतना डेस्परेट थी कि उसने पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के साथ साथ मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकारी गवाह रहे मिलिंद जोशी पर भी दबाव बनाया कि वे इस ब्लास्ट केस में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस का नाम लें। मिलिंद जोशी ने एक निजी न्यूज चैनल पर इस बात का खुलासा करते हुए बताया
कि इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हिरासत में भी रखा गया था। केस के गवाह मिलिंद जोशी के मुताबिक इस केस में हिंदू आतंकवाद के झूठे सबूत गढ़े गए हैं। मुझसे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो, इसके लिए हमारे ऊपर काफी दबाव बनाया गया था और मुझे हिरासत में लेकर टॉर्चर भी किया गया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ उस समय भी हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा थे। गवाह के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट केस में सीएम योगी और मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। मालेगांव ब्लास्ट में उस समय जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, कोर्ट ने उन्हें भी बरी कर दिया है। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसके कहने पर मालेगांव केस की जांच गलत की गई और क्या असली आरोपियों को इसकी आड़ बचाने की भी कोशिश हुई है। खैर, इसके जवाब तो अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर हावी हो गई है। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई है वो गलत है। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब और मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकार गवाह रहे मिलिंद जोशी के आरोपों के बाद सीधा सवाल तत्कालीन यूपीए सरकार के सिस्टम पर खड़े होते गए हैं। क्या जानबूझकर भगवा आतंकवाद का नाम देकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश रची गई? जब मोहन भागवत का इस केस की चार्जशीट तक में नाम नहीं था तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया गया? एटीएस अधिकारी के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काम करने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके हिंदुत्व को कमजोर करने की साजिश थी? क्या इस साजिश के पीछे राजनीतिक मंशा भी थी? क्या ये सब करके यूपीए सरकार भगवा आतंकवाद का नैरेटिव स्थापित करना चाहती थी? क्या आतंकवाद से मोहन भागवत का नाम जोड़कर आरएसएस को बदनाम करने की साजिश थी? लोकतंत्र और संविधान से चलने वाले इस देश में जब इस तरह के गंभीर आरोप खुद जांच में शामिल अधिकारी तत्कालीन यूपीए सरकार पर लगा रहे हो तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। गुरुवार को जब साध्वी प्रज्ञा समेत मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया
तो बीजेपी ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम के तथाकथित भगवा आतंकवाद से जुड़े बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था। 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आप सबों ने उनको देखा है। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। तो चिदंबरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, चर्चा हुई है ना। और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया और देश में एक नया षड्यंत्र का नैरेटिव चलाने की कोशिश की और सरकार के सारे तंत्रों का दुरुपयोग किया फंसाने के लिए। यह आज के वर्डिक्ट में साफ आया है। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बता दें कि सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में रमजान का पवित्र महीना चल रहा था और नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं। लेकिन 29 सितंबर 2008 की रात 9:30 बजे मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना तेज था कि इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की। जांच में अभिनव भारत संस्था का नाम सामने आया और मामले में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया। लंबी जांच चली और 2016 में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा समेत 6 आरोपियों पर से मकोका हटा के नई चार्जशीट दायर की। कई मौकों पर एटीएस और एनआईए की रिपोर्ट मैच नहीं खाई। एटीएस ने आरोपी रामचंद्र कलसांद्रा के भाई शिव नारायण और दोस्त श्याम साहू को गिरफ्तार किया, लेकिन एनआईए ने कहा दोनों साजिश का हिस्सा नहीं है। वहीं एटीएस ने आरोपी जगदीश को मकोका सहित कई धाराओं में आरोपी बताया, लेकिन एनआईए ने इन सभी से इनकार किया। साथ ही एटीएस ने कर्नल पुरोहित द्वारा जम्मू कश्मीर से आरडीएक्स लाने की बात कही तो एनआईए ने ऐसे सभी दावों को खारिज किया। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस शुरुआती जांच में एनआईए ने कई खामियां पाई, लिहाजा कई धाराएं आरोपियों से हटाई गईं, लेकिन यूपीए की धाराएं बरकरार रखी गईं। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में बरी सभी 7 आरोपियों पर क्या शुरुआती जांच में कौन कौन से आरोप लगाए गए थे वो भी जान लीजिए। आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन पर सक्रिय भागीदारी के साथ हथियार और वाहन उपलब्ध कराने का आरोप लगा। जिस मोटरसाइकिल में बम लगाए गए थे वे साध्वी प्रज्ञा की ही बताई गई। आरोपी नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को बम धमाके का मास्टरमाइंड बताया गया। अभिनव भारत संगठन के गठन से लेकर धमाके के लिए विस्फोटक और हथियारों की व्यवस्था कराने के आरोप लगे। आरोपी नंबर 3 रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर संगठन अभिनव भारत से जुड़े होने और साजिश में सक्रिय भागीदारी और बैठकें आयोजित करने के आरोप लगे। आरोपी नंबर 4 अजय राहिरकर पर धमाके के लिए धन इकट्ठा करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ उसके वितरण के आरोप लगे। आरोपी नंबर 5 सुधाकर द्विवेदी पर साजिश की बैठकों में शामिल होने के साथ धमाके को अंजाम देने वालों को धार्मिक नैरेटिव के माध्यम से मानसिक तौर पर प्रेरित करने के आरोप लगे। आरोपी नंबर 6 सुधाकर चतुर्वेदी पर साजिश की बैठकों में शामिल होने और योजना में भागीदारी के आरोप लगे। और वहीं आरोपी नंबर 7 समीर कुलकर्णी पर बैठकों में हिस्सा लेने और साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। दरअसल मालेगांव बम ब्लास्ट के इस पूरे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 37 अपने बयान से पलट गए।
लिहाजा एनआईए कोर्ट ने घटना के 17 साल बाद 31 जुलाई को मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी किया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट ने किस आधार पर सभी आरोपियों को बरी किया, ये भी जान लेते हैं। कर्नल पुरोहित के घर से विस्फोटकों के भंडारण का कोई सबूत नहीं मिला। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर रिकवर नहीं हुआ। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी गई। अभियोजन पक्ष ये भी साबित करने में नाकाम रहा कि विस्फोट बाइक में रखे बम के कारण हुआ। साथ ही विस्फोट में शामिल बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम से थी, ये भी सिद्ध नहीं हो पाया। ऐसे तमाम सबूतों के अभाव में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना कि बम ब्लास्ट में घायलों की संख्या में भी हेराफेरी की गई है। वहीं एनआईए कोर्ट के इस फैसले का साध्वी प्रज्ञा की बहन उपमा सिंह ने भी स्वागत किया। भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज़्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बरी किया तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट के फैसले का सत्यमेव जयते के उद्घोष से स्वागत किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर निशाने पर लिया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिपोर्ट ना पढ़ने का हवाला दिया, तो यूपी बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। जो दोषी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। इतिहास में दुनिया में पहला धर्म एक ऐसा है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर, और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था। आज उसका जवाब दे, उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया, उनको जवाब देना है। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला बीते 8 मई को ही आने वाला था, लेकिन कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस केस के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद भी कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुओं को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया। भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था, और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है, जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं। जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई, तो ये हमारे लिए भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपना लिया है, भगवा नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। यह आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है।
एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब और मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकार गवाह रहे मिलिंद जोशी के तमाम दावों और आरोपों के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि जिस मालेगांव ब्लास्ट केस की चार्जशीट में संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी नहीं था, फिर मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की कोशिश और सीएम योगी को इस मामले में लाने का प्रयास, क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी थी? लिहाजा बम ब्लास्ट के आरोपों से बरी होने के बाद भी पूर्व बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच की मांग को दोहराया है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं, और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है। और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। लुक इनटू द कॉज ऑफ द मैटर, हु डिड इट, you also know who did it. You as a responsible press, why don't you take up this responsibility and pick up the cudgel and go ask those who did it and why they did it. You should bring out in front of this nation why they did it, for whom they did it. Go to the root cause please. It will serve the purpose of this nation. ठीक है, आप जाओ, आप पूछो उनको कि आपने क्यों किया भाई, किसके कहने पे किया, पूछो ना उनको जिम्मेवार पकड़ो ना आप। दरअसल अब इस मामले को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है और कांग्रेस सीधे तौर पर सवालों के कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस पर बीजेपी और हिंदू संगठन के नेता आरोपों की बौछार कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट में जो जिस तरह से एनआईए कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो कांग्रेस के चेहरे पर गहरा तमाचा तो है ही है, उसके सारे षड्यंत्र उजागर हो। आप देखिए एक एक करके वो जजमेंट तो है ही है, जजमेंट के बाद में जो रेवलेशंस हो रहे हैं कि पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा कि मुझे जो है वो पिस्तौल दी, मुझे 10 लोगों की टीम दी, सीक्रेट फंड से पैसा दिया, ऑफिशियली अनऑफिशियली मुझे सारे इंस्ट्रक्शन दिए और ये कहा गया कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को पकड़ के लाओ। दूसरी तरफ दूसरे जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कभी जो ये विटनेस जो कह रहे हैं सामने कभी योगी आदित्यनाथ को फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी, देश की अस्मिता पर, देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर एक गहरा आघात है उन लोगों के द्वारा जो संविधान की कॉपी दिखाते हुए और ये कहते हुए नहीं सकते कि हम संविधान को पालन करने वाले हैं। खैर 17 साल बाद जब एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, तो अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मालेगांव के उन 6 निर्दोष लोगों को न्याय कौन दिलाएगा जिनकी इस बम ब्लास्ट में निर्मम हत्या हो गई थी? पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब और मालेगांव केस के सरकारी गवाह मिलिंद जोशी की माने तो क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिस तरह जांच को हिंदुत्व की ओर मोड़ने का प्रयास किया, कहीं उससे मालेगांव के असली गुनहगार जांच एजेंसियों की गिरफ्त से दूर तो नहीं निकल गए? ऐसे कई सवाल और जवाब हैं जिन्हें मिलकर भारत की जांच एजेंसियों को सुलझाने होंगे। तो मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जांच हो रही है, एक के बाद एक जिस तरह से सनसनीखेज बयान सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर आगे क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।